मट्टी की मोहब्बत हम अशफ़ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब ही न थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निमरा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 11 पार्ट 2 मक्का पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। शक अमूमन पहुंचता है तब्दीली से ज़रा पहले, जब हर शय तबाह हो रही होती है और दुनिया अजीब वीरान सी लगने लगती है। शक तुम्हें आधी रात को जगा देता है। शक तुम्हें तब तक झंझोड़ता है जब तक तुम जान ना पाओ कि क्या गलत है। शक एक आवाज़ है, सर्द और शफ़ाफ, मंतक के जरिए तुम्हारा मजाक उड़ाती हुई, तुम्हें खुद को नादान महसूस करवाती हुई। शक को परवाह नहीं होती कि वो कब और कहाँ ज़रब लगाता है। अल्फाज हथियार बन जाते हैं और ख्यालात नेज़े। शक तुम्हारा दिल तोड़ देता है और तुम्हारा सांस रोक देता है और तुम कहते हो कि मुझे ना बताओ मौजज़ों के बारे में, मैं यकीन नहीं कर सकता जब तक मेरी आंखें देख ना लें। ना मालूम कई बरस पहले एक दफ़ा का जिक्र है। वो सरमा की एक यख बस्ता रात थी। कंट्री साइड के दरख्त बर्फबारी के बायस सफ़ेद हो रहे थे। उनके दरमियान में एक लकड़ी का कॉटेज छोटा सा घर दिखाई देता था, जिसकी खिड़कियां रोशन थी और चिमनी से धुआं निकल रहा था। उसकी खिड़की से अंदर झांको तो सिटिंग रूम में एक बड़ा सा आतिशदान बना था, जिसमें आग जल रही थी। लकड़ियों के सुलगने की बू में ब्राउनिश के गीले अमेजे की महक भी शामिल हो गई थी। आतिशदान के करीब एक कॉर्नर लैंप जला था, जिसके साथ एक स्याह विंग चेयर रखी थी। माहिर उस पर यूं बैठा था कि पैर लंबे करके ओटोमन पे रखे हुए थे, घुटनों पे कंबल डाल रखा था और हाथ में एक दबीज किताब थी। उसके सिगार का बॉक्स करीबी मेज पे रखा था। दफ्तन उसने किताब चेहरे के आगे से हटाई, निगाहें किचन काउंटर की तरफ बुलंद हुई। मैंने तुम्हारी नैनी का बंदोबस्त कर लिया है लाली। किचन काउंटर पे बैठी हलाल की उस तरफ पुश्त थी। लंबे घुंघराले बाल खुले थे। वो गोद में रखे एक बॉक्स का गिफ्ट रैपर उतार रही थी। इस बात पे चौंक के गर्दन मोड़ी, भूरी आंखों में हैरत धार आई। नैनी? लेकिन मामा और पापा ने मना कर दिया था। वो उदास हुई। रैपर अलहदा करते हाथ सुस्त हुए। हलाल का नाम लाली कब से हुआ और इसको नैनी क्यों चाहिए? इप्रन पहने, पोनी बनाए, झुक के ब्राउनिस का अमेजा मिक्स करता बियर बॉल पलटा और अचंभे से बारी बारी दोनों को देखा। पार्क में सब बच्चों के निकनेम हैं और सबके पास नैनी होती है, मुझे भी चाहिए। वो आबरू इकट्ठी करके खुफियत से कहती, वापस अपना गिफ्ट खोलने लगी। बियर बॉल ने माहिर को देखा। उसने कंधे उचका दिए। हलाल को जो चाहिए वो हम उसको ला देंगे। वापस किताब चेहरे के सामने कर दी। अगर मैंने ये फरमाइश की होती तो माहिर फरीद का जवाब होता कि अपना पार्क बदल लो। वो जल कर कहता, ओवन की तरफ बढ़ गया। किचन में बनी चौड़ी खिड़की के बाहर सफेद रात फैली थी। बर्फ के नन्हे नन्हे गाले गिरते दिखाई दे रहे थे और आसपास भी दूर तक बर्फ पड़ी थी। ये शहर से दूर मुजाफात में बना एक छोटा सा लकड़ी का वेकेशन हाउस था। ये क्या है माहिर भाई? आराइशी कागज उतार के उसने अंदर मौजूद डिब्बा निकाला और ना समझे से उसे देखा। पहली दफा माहिर अफंदी ने अपनी बहन को कैंडल के अलावा कुछ दिया है। हम भी देखिए। वो शदीद जला कटा लग रहा था। एक अफसोस भरी नजर अपने गिफ्ट पे डाली जो एक तरफ रखा था, एक बहुत खूबसूरत और कीमती डॉल। हलाल ने उसे देख के ठंडी सांस भरी और मलामती नजरों से उसे देखा था। हलाल अब डॉल्स से नहीं खेलती। हलाल भरी हो गई है। तब से बियर बॉल फरीद का सदमा कम नहीं हो रहा था। हलाल सर झुकाए अब बॉक्स खोल रही थी। काउंटर से उसके पैर नीचे लटक रहे थे और बाल चेहरे के दाएं बाएं गिर रहे थे। म्यूजिक बॉक्स? उसकी आंखें चमकी। वो एक म्यूजिक बॉक्स था। टावर के ऊपर एक सुनहरी चोटी वाली लड़की बैठी थी। उसके बाल टावर की बुनियाद को छू रहे थे। हलाल ने उंगली उसके बालों में फेरी, आंखों में चमक धार आई। फिर उसने चाबी घुमाई के छोड़ी।
हैप्पी बर्थडे टू यू। टावर गोल गोल घूमने लगा और धुन सुनाई देने लगी। उसने मुड़ी हुई पलकों वाला चेहरा उठा के विंग चेयर पे नीम दराज किताब पढ़ते माहिर को देखा। ये रापुंज़ल है ना? किताब पढ़ते हुए झुकी आंखों से माहिर ने सर को इस बात में जुम्बश दी। लबों पे मुस्कुराहट थी। टेक्निकली ये भी एक डोल है, बियर बॉल जता के पैर पटकता आगे बढ़ गया। क्या मुझे रापुंज़ल की कहानी सुनाएंगे? वो अब काउंटर पे रुख मोड़ के बैठी माहिर को देख रही थी। जस्ट वॉच टैंगल्ड। बियर बॉल की जली कटी बुरबुराहट ऊंची थी। वो डिज्नी वर्जन है, मैं तुम्हें असल वर्जन सुना सकता हूँ। उसने किताब लहराई। हलाल की आंखें चमकी। उसने म्यूजिक बॉक्स काउंटर पे रखा और जिस्त लगा के नीचे उतरी। फिर भाग के उसकी विंग चेयर तक आई। माहिर ने कंबल हटाया, उसके लिए जगह बनाई। वो सोफे के बाजू और उसके कंधे के दरमियान फिट होके बैठ गई और सर उसके कंधे पे रख लिया। ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन कदरे तलक है, सुनोगी? उसने किताब दोनों हाथों में पकड़ रखी थी, ऐसे कि एक बाजू हलाल के गिर्द से गुजार रखा था। उसने झट सर ऊपर नीचे हिलाया। कई बरस पहले एक दफा का जिक्र है। सारी कहानियां ऐसे क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि राइटर हमें ये नहीं बताना चाहते कि वो वाकया कब पेश आया। उसने किताब का सफ़ा पलटाया। रापुंज़ल की कहानी शुरू हुई थी ख्वाहिश से। रियली माहिर फरीद? अमेज़ा मिक्स करते। बियर बॉल ने सर उठा के उसे घूरा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा ना था। वो किताब से पढ़ के सुना रहा था और हलाल उंगली पे घुंघरियाली लिट लपेटती छत को देख रही थी, जहां आतिशदान से जलती आग का साया पड़ रहा था। एक औरत और उसके शोहर को एक बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। इस जंगल बियाबान में सालगिरह मनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ बेकिंग का मुकम्मल सामान तक नहीं है। अब वो बुड़बुड़ाते हुए कैबिनेट्स खोल बंद कर रहा था। उनके घर की अकबी खिड़की से एक बागीचा दिखाई देता था, खूबसूरत फूलों और जड़ी बूटियों से भरा था। वो एक जादूगरनी का बाग था। जादूगरनी क्या होती है? एक ऐसी औरत जो जादू करके लोगों की जिंदगियां खराब करती हो। क्या जादू वाकई होता है? उसने माहिर को देखते हुए पलकें झपकाई। नहीं, सिर्फ कहानियों में होता है। वो धीरे से हंस दिया। ये स्याह घोड़े के मुजस्मे से बहुत पहले की बात थी। एक रोज उस औरत ने देखा कि जादूगरनी के बाग में एक खूबसूरत रापुंज़ल उगा है। रापुंज़ल एक पौधे का नाम है। उसके अंदर इस ममनुआ पौधे को खाने की ख्वाहिश बेदार हुई और उसने अपने शौहर से कहा कि अगर उसे रापुंज़ल खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। क्या वो वाकई मर जाती? वो उसके कंधे पे सर रखे निगाहें छत पे नाचते साए पे जमाए हुए थी। नहीं, इंसान किसी के लिए नहीं मर सकता। बस उसकी ख्वाहिश जब हद से भर जाए तो वो बड़ी होके दिखाई देने लगती है। बियर बॉल ने अमेज़ा बेकिंग डिश में उंडेलते हुए एक अफसोस भरी निगाह उस पे डाली और ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड माहिर फरीद के नाम हुआ। फिर क्या हुआ? शोहर ने जादूगरनी के बाग से रापुंज़ल तोड़ के उसे ला दिया। कुछ दिन बाद उसने फिर वही ख्वाहिश की। इस दफा शोहर बाग में दीवार फांद के गया तो सामने जादूगरनी खड़ी थी। वो पकड़ा गया? हलाल ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। वो अब भी छत को ही देख रही थी। उसने जादूगरनी की मिन्नत की कि रापुंज़ल के बगैर उसकी बीवी मर जाएगी। उस पे जादूगरनी ने कहा कि वो जितने चाहे रापुंज़ल तोड़ के खा ले, बदले में उन्हें अपना बच्चा उसको देना होगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जादूगरनी से डील कर ली। डिज्नी वर्जन में बच्ची अगवा हुई थी। बियर बॉल खनकारा, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा ना थे। जब उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी उसको लेने आ पहुंची और उन मियाँ बीवी ने खुद अपनी बच्ची उसको दे दी। बियर बॉल पहलुओं में हाथ रखे खड़ा अफसोस से उसे देख रहा था। बच्चों को ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन कौन सुनाता है? जादूगरनी ने उसका नाम रापुंज़ल रखा। वो सूरज तले रहने वाली लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। वो किताब से पढ़ रहा था। हलाल की आंखें काउंटर टॉप पे रखे म्यूजिक बॉक्स पे जमी थी। उसने रापुंज़ल को एक टावर में कैद कर दिया जिसकी कोई सीढ़ी या दरवाजा ना था, सिर्फ एक खिड़की थी। रापुंज़ल टावर में कैद क्या करती थी?
वो पेंट करती थी और खिड़की में बैठ के गुनगुनाती थी क्योंकि वो बोर होती थी और उसके पास इंटरनेट नहीं था। बियर बॉल का केक ओवन में था और वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा कीना तोड़ नजरों से माहिर को देख रहा था। हलाल ने पहली दफा नजरों का रुख मोड़ के बियर बॉल को देखा। वो बोर नहीं होती थी, वो गुनगुना के अपनी माँ को बुला रही थी। माहिर ने किताब के सफ़े पलटाए, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कहानी में उसकी माँ का जिक्र नहीं है। वो अपनी माँ को बुला रही थी। वो जोर देकर बोली। कुछ था उसके अंदाज में जो माहिर चौंक के उसे देखने लगा। ऐसे क्यों कह रही हो? हलाल अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से चंद लम्हे उसे देखती रही। मेरी नैनी कौन है? उसका सवाल गैर मुतवक्का था। माहिर ने किताब का सफ़ा मोड़ा और गहरी सांस ली। वो झील के किनारे एक छोटे से घर में मुकीम है। इस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, वो तुम्हारे सब कामों की जिम्मेदार होगी। मौजूदा दिन। सफ़ेद और गुलाबी कमरे की दीवारें खामोशी से उसे देख रही थी। वो स्टडी चेयर पे बैठी म्यूजिक बॉक्स पे सर झुकाए रापंसल के बालों में उंगली फेर रही थी। दफ्तन कदमों की आवाज़ सुनाई दी। व्हील चेयर के पहिए, मानूस खुशबू। उसने रुख पूरा मोड़ लिया। अब उसके दरवाजे की तरफ पुश्त थी और म्यूजिक बॉक्स हाथ में उठा रखा था। लॉक खुलने का क्लिक सुनाई दिया, फिर दरवाजा पूरा खुलता चला गया। कैसी हो हलाल? चौखट से नगीना बेगम की व्हील चेयर अंदर आती दिखाई दी। इंद्रानी उसे धकेल रही थी। साथ एक शलवार कमीज और वास्कट वाला आदमी था जिसकी स्याह मूंछें थी और गाल पे एक मोटा सा तिल था। जब वो तीनों अंदर दाखिल हो गए तो आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। म्यूजिक क्यों बजाती हो? नगीना बेगम सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए तस्बीह हाथ में थामे मुस्कुरा के नरमी से पूछ रही थी। उसने जवाब नहीं दिया। सर झुकाए रापंजल की लंबी चोटी उंगली में लपेटे गई। कितने अच्छे तरीके से रहती हो? नगीना बेगम ने इतराफ में निगाहें दौड़ाई। कितनी अच्छी बेटी हो, इतनी साफ सुथरी, इतनी प्यारी। म्यूजिक क्यों बजाती हो? हलाल ने म्यूजिक बॉक्स गोद में रख लिया और बाजू सीने पे लपेट लिए। उसकी आंखें बॉक्स पे झुकी थी। मुझे ये बॉक्स मशकूक लगता है सरकार, ये कुछ गलत कर रही है। तिल वाला आदमी नापसंदीदगी से उसकी कुर्सी की पुश्त को देख रहा था। वो अपनी माँ को बुला रही है। नगीना बेगम ने व्हीलचेयर का बटन दबाया। वो चंद कदम आगे सिरक आई। इंद्रानी ने चेयर के हैंडल को छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है हलाल, क्या फायदा म्यूजिक बजाने का? उन्होंने नरमी से उसके घुंघरियाले बालों पे हाथ फेरा। और रहे तुम्हारे भाई, तो वो भी तुम्हें भुला के अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुके हैं। हलाल खामोशी से अब दीवार को देख रही थी। चेहरे पे कोई तासुर ना था। लेकिन एक बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। वो उसकी घुंघरियाली लिटों को हाथ में लिए देख रही थी। तुम्हारी नैनी कौन थी? हलाल की भूरी आंखें दीवार पे जमी थी। इनमें कोई जज्बा ना था। वो तुम्हारे साथ खोई थी, ये तुम्हारे भाई ने कहा है, लेकिन मुझे उसके अल्फाज का भरोसा नहीं है। वो धीरे धीरे कह रही थी। इंद्रानी वो आदमी नागवारी से कुर्सी पे रुख मोड़े बैठी हलाल को देख रहे थे। तुम्हारी नैनी के साथ हमने कुछ नहीं किया, फिर वो कहाँ गई? मेरे अंदाजे के मुताबिक उसको तुम्हारे भाई ने छुपा रखा है। कहाँ? ये तुम मुझे बताओगी। तिल वाले आदमी ने बेचैनी से पहलू बदला। आप नरमी कर रही हैं, सख्ती से काम ले तो ये 1 मिनट में नहीं वलैत। सबसे पहले रैश शुरू हुई थी। दीवार को देखती हलाल के लब फिर फराए। वो तीनों चौंक के उसे देखने लगे। फिर बाजुओं पे नील के निशान उभरने लगे। अम्प्स सोजन। इंद्रानी और वलायत ने नासमझी से एक दूसरे को देखा, लेकिन नगीना बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। उनका बायां हाथ बेइख्तियार अपने दाएं बाजू पे रेंग गया। फिर तुम रातों में अचानक बेदार होने लगी, ऐसे कि तुम पसीने में नहाई होती थी। तुम्हें सांस चढ़ने लगा और हर वक्त जिस्म पे खारिश रहने लगी। उसके लब हिल रहे थे, आंखें खला में कुछ देख रही थी। तुम्हारी हड्डियों में दर्द रहने लगा क्योंकि वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर था। उसने गर्दन जरा सी मोड़ी, ऐसे कि नगीना बेगम उसका नीम रुख देख सकती थी। कैंसर। इंद्रानी ने बरहमी से उसे घूरा, लेकिन वो यकटक उसे देख रही थी। वो अब भी तुम्हारी हड्डियों में है और वो बढ़ता जाएगा। तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ने लगेगा।
हर वक्त खारिश होगी, भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा सांस मुश्किल हो जाएगा और फिर इसी तरह तुम मर जाओगे। उसके लहजे का सर्दपन नगीना बेगम के खून को मुंजमद कर रहा था। तुम्हारी नैनी कहाँ है हलाल? वो बोली तो आवाज कपकपाई थी। हलाल ने चेहरा वापस दीवार की तरफ मोड़ लिया। अब उसके लब बंद थे। ये माहिर फरीद की कोई चाल हो सकती है। हो सकता है वो नैनी मर चुकी हो। वलायत ने सर झुका के नापसंदीदगी लेकिन ताजीम से कहा। मोकल क्या कहते हैं सरकार? इंद्रानी ने सवाल दागा। नगीना बेगम ने गहरी सांस ली। अगर वो कम अकल इस काबिल होते तो आज सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत होती। अंदाज में अफसोस था। वो इतना बताते हैं जितनी उनकी अकल और समझ होती है। वो कहते हैं कि हलाल के पास एक नैनी थी। वो कौन है, कहाँ है, वो नहीं जानते। सिर्फ हलाल जानती है या माहिर। उसका पूरा नाम जाने बगैर वो कुछ नहीं बता सकते। फिर उन्होंने हलाल के सर की पुष्ट को देखा। हलाल, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे उसके बारे में बताओ। कमरे में सर्द सी खामोशी छाई रही। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। सिर्फ इन 4 अफराद के तनफ़्फ़ुस की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर नगीना बेगम ने इंद्रानी को इशारा किया। वो उनकी व्हील चेयर मोड़ने लगी। वो इस शहर में रहती है जहाँ मेरा भाई रहता है। व्हील चेयर चलाती इंद्रानी रुक गई। वलायत ने भी चौंक के देखा। झील के करीब एक छोटे से घर में अकेली तन्हा वो अब कुर्सी को मोड़ के स्टडी टेबल तक ले आई और म्यूजिक बॉक्स मेज पे रखा। उसने अभी तक आंखों का रुख उनकी तरफ नहीं किया था। नगीना बेगम के लबों पे मुस्कुराहट धार आई। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मैं इसे ढूंढ लूंगी, वलायत ताहुकुम से आवाज दी। वो फौरन झुका। जी सरकार, हलाल सच बोल रही है, इसलिए आज से तुम हलाल का दरवाजा लॉक नहीं करोगे। अगर वो इन लोगों के पास वापस जाना चाहे जो इसको भुला चुके हैं तो इसकी मर्जी है। हलाल आजाद है। हलाल अब सर झुकाए म्यूजिक बॉक्स के टावर पे उंगली फेर रही थी। अगर वो भाग गई तो? दरवाजा बाहर से बंद करते हुए वलायत का हाथ लॉक तक गया। फिर उसने हाथ नीचे गिरा दिया। अंदाज में फिक्रमंदी थी। बेफिक्र रहो, हलाल कभी नहीं भागेगी। नगीना बेगम मुस्कुरा के बोली। वो मुत्तमिन थी। अंदर से एक दफा फिर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगी। इंद्रानी उनकी व्हील चेयर धकेलती अब दूर जा रही थी और वलायत तशवीश से खड़ा इनको जाते देख रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू की टोन अब दम तोड़ चुकी थी। अलबत्ता मोबाइल स्क्रीन पे मोहित का मैसेज हनूस जगमगा रहा था। ये अचानक से शादी का क्या किस्सा है मोहित? घर वापस आते ही मोहित को कॉल करने से पहले उसने 3 गहरे सांस लिए थे। इस वक्त मोहित पे इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन सांसों ने गुस्से को दबा दिया। जब माला ने उसे कॉल मिलाई तो लहजा नरम और पुरसुकून था। वो मेरी क्लास फेलो है शफक, माँ की डेथ पे भी घर आई थी। वो कदरे खसाया हुआ सा था। तुमने मिलवाया होता तो मुझे याद होता। वो हमारे ग्रुप के साथ फेलोशिप के लिए इस्तांबुल आई थी। अब उसके दादा बहुत बीमार हो गए हैं और वो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। इमरजेंसी में सब कुछ हो रहा है। उसकी फैमिली यही आ रही है निकाह के लिए। तुम लोग वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? यार, हमारा सिंगल एंट्री वीज़ा है, फेलोशिप दरमियान में नहीं छोड़ सकते। वो कदरे जिज हुआ। उसकी फैमिली को यही बेहतर लगा था। और तुम्हारी फैमिली, उनको बुलाना है या उनके बगैर हो जाएगा निकाह? उसकी आवाज़ में दुरुस्ती धार आई। माला यार, क्यों इतनी टिपिकल हो रही हो? वो झल्ला गया। खुद तुम और माही अपनी जिंदगियों में सेट हो। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की, अब तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मोहित, हमारी शादियां हमारे कल्चर को सामने रख के हुई थी, ऐसे नहीं कि फ़ोन पे इतला दे दी। हम सपोर्ट तब करें जब तुम हमें कुछ बताओ तो सही। तुमने हमें एतमाद में लिए बगैर सब तय कर लिया। यार, बता रहा हूँ ना, मजबूरी है। वो धीमा पड़ा। माही गुस्सा करेगी, जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। माला ने गहरी सांस ली। बहुत सा गुस्सा सांस के साथ फिजा में गायब हुआ। मेरे पास तुम्हारी सपोर्ट के सिवा क्या ऑप्शन है मोहित? यानी तुम आओगी? वो जैसे खुश हुआ। जाहिर है हम आएंगे। अब तुम माही से बात करो।
ताकीद करके उसने फोन रख दिया। सर में दर्द होने लगा था। अपार्टमेंट में खामोशी छाई थी। जियाद अभी तक घर नहीं आया था। वो वही लाउंज में बेचैनी से चक्कर काटने लगी। मोहित आज से 20 दिन बाद की तारीख का कह रहा था। शुक्र है कि उसके पास अमेरिकी वीजा था, जिसकी बिना पे वो तुर्की का ई वीजा आधे घंटे में ले सकती थी। लेकिन जियाद को वीजा अप्लाई करना होगा। उसे याद था कि जब माँ की जिंदगी में नगीना आंटी उनके घर आई थी तो उन्होंने बातों बातों में जियाद की मंगेतर सबरीना की मौत का जिक्र करते हुए बताया था कि जियाद इस वक्त यूके नहीं जा सका था क्योंकि उसके पास यूके का वीजा नहीं था। वो इस वक्त डाइनिंग रूम में खाना लगाते हुए उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। ये बात जहन में रह गई थी। तुर्की का वीजा लगने में 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। अगर जियाद का वीजा ना आया तो? वो टहलते टहलते रुक गई। उसका अमेरिकी वीजा कई बरस पहले लगा था। वो 5 साल का वीजा था। उसकी एक्सपायरी डेट आने में 6 माह से कम अरसा हुआ तो उसने तुर्कश वीजा नहीं लग सकेगा। वो तेजी से कमरे में आई और अलमारी खोली। अंदर एक लॉकर नस्ब था जिसमें जियाद और वो अपने पासपोर्ट रखते थे। पासवर्ड उसे मालूम था। उसने जल्दी से हिंद से दबा के लॉकर खोला। उसका सबज पासपोर्ट पतला सा था। जियाद के 3 नए पुराने पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। उसने तेजी से अपना पासपोर्ट निकाला और सफ़े पलटाए। अमेरिकी वीजे की मियाद देखी, फिर गहरी सांस खींची। उसकी एक्सपायरी में अभी बहुत वक्त था। माला ने एक सफ़ा पलटाया। उसका गैर इस्तेमाल शुदा कैनेडियन वीज़ा वहाँ मौजूद था। लबों पे उदास मुस्कुराहट धार आई। माँ और उसने माही के बच्चे की विदाइश पे वैन को वोट जाने के लिए ये वीज़ा लगवाया था, लेकिन न जाने अब वो उसे कभी इस्तेमाल भी कर सकेगी या नहीं। उसने अपना दुबला पतला पासपोर्ट वापस रखा। फिर नज़र जियाद के पासपोर्ट्स पे पड़ी। 3 पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। गालिबन वो बहुत ट्रैवल करता था या उसके एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स में कुछ तवील दौरानिए के वीज़े होंगे। उसने यूं ही वो पासपोर्ट उठाए और सफ़े पलटाने लगी। शायद जियाद के पास अमेरिकी या शेंजियन वीज़ा हो जिसकी बिना पे वो तुर्की का ई वीज़ा फौरन हासिल कर सके। अगले ही लम्हे उसके आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। उसने सिफात आगे पीछे उल्टाए। जियाद के पास अमेरिकी वीज़ा था, उसके पास शेंजियन वीज़ा भी था और उसके पास 10 साल का यूके का वीज़ा भी था जो 6 वर्ष पहले लगा था। वो एक एक करके सफ़ात पलटाती गई। बहुत से ममालिक में दखूल और खरूज के वक्त की लगी मोहरें अपनी तारीखों के साथ रकम थी। जियाद इतना सफ़र करता है उसे मालूम ना था, लेकिन ये बात इतनी काबिले हैरत ना थी। वो यूके एंट्री और एग्जिट की मुख्तलिफ तारीखें देख रही थी। सबरीना की मौत जिस साल हुई थी उस साल जियाद 3 दफ़ा यूके गया था। वो चंबे से पासपोर्ट देख रही थी। उसने मालदीव या सऊदीया की फ्लाइट्स के दौरान कभी जियाद का पासपोर्ट अंदर से नहीं देखा था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। न कभी जियाद ने उसके सामने पासपोर्ट खोला था। बैरूनी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई तो वो चौंकी। फिर तेज़ी से पासपोर्ट वापस रखे जल्दी जल्दी लॉकर बंद किया। दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा था। वो आईने के सामने आ खड़ी हुई और यूं ही बालों में ब्रश फेरने लगी। बदवक्त मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पे छाई तशवीश कम नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो हशाश बशाश लहजे में कहता अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पे लैपटॉप बैग स्ट्रिप्स से लटका था। आंखों पे ग्लासेस थे। उसे देख के जबरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? वो बगौर उसको देखता आगे बढ़ गया। वो आईने में अपना अक्स देखने लगी। ब्रश अभी तक हाथ में था। बिना इजाजत किसी का पासपोर्ट खोल के देखना एक गैर इखलाकी हरकत है कशमाला मुबीन। उसके दिल ने मलामत किया। शायद नगीना बेगम को गलत फहमी हुई हो। बूढ़ी बीमार औरत ऐसी तफसीलात भूल सकती है, लेकिन दिमाग ने सरगोशी की। वो दिन याद है जब तुमने कैफ के कार से निकलने के बाद उसका वॉयलेट खोला था? दिल ने तब भी मलामत किया था और तुमने तब भी दुरुस्त किया था। ओ कैफ! उसके दिल ने थक के जैसे हाथ जोड़े। तुमने मेरे एतबार को डैमेज कर दिया है। मैं अब किसी पे कभी भी एतबार नहीं कर सकूंगी। वो ऐसे नहीं किया करती थी। ओशन में किसी मुलाजिम पे शक होता वो बेईमानी कर रहा है तो वो उसकी जासूसी नहीं करवाती थी। पीठ पीछे उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करती थी। वो उसको अपने ऑफिस में बुलवा के उसकी आंखों में देख के बात करती थी।
फिर उसको छुट्टी पे भेज के उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करती थी। अगर वो सच्चा साबित हुआ तो काम पे वापस आ सकता था, नहीं तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता था। उससे ये खुफिया खेल नहीं खेले जाते थे। लेकिन इस एक शख्स ने एतबार ऐसा तोड़ा था कि सब कुछ बदल गया था। इस्तांबुल में शादी, वो भी 20 दिन बाद? अच्छा मजाक है भाई। जियाद का सुनते ही मूड एकदम ऑफ हुआ। भाई है मेरा, मुझे जाना ही होगा। वो 4 अफराद की डाइनिंग टेबल पे बैठे थे जो किचन में रखी थी। उनके सामने टेक आउट के बॉक्सेस में कब्सा, चावल, मुर्गी का एक पकवान सजा था और 7 छोटी डब्बियों में तहिनता और सल्ता हारता सॉसेज रखी थी। वो चावलों और रोस्ट चिकन से उठती महक से बेनियाज बगौर जियाद के चेहरे के बिगड़े तासुरात देख रही थी। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले ही इतने दिन मालदीव में जाया हो गए। जियाद ने चम्मच नीचे रख दिया। वीकेंड पे है शादी। अरबों का वीकेंड जुम्मा हफ्ता होता है, शादी इतवार को है। हम जुमेरात की रात जाके इतवार की रात आ जाएंगे। एक इतवार की छुट्टी तो मिल जाएगी। वैसे भी आप ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो चेहरा झुकाए चावलों के किनारे पे सफेद तहिनता डाल रही थी। जियाद ने बेचैनी से पहलू बदला। मोहित को समझना चाहिए कि हर कोई इतनी इमरजेंसी में नहीं आ सकता। मैं जा सकती हूँ, मेरी कोई जॉब है ना मजबूरी। जद्दा से इस्तांबुल 3 घंटे की फ्लाइट है बस। अमेरिकी वीज़ा की वजह से मुझे ई वीज़ा भी मिल जाएगा। अलबत्ता आपको शायद वीज़ा अप्लाई करना पड़े। उसने आंखें उठा के बगौर जियाद को देखा। वो सर झटक के चावलों में चम्मच चलाने लगा। वीज़ा आने में भी 2 हफ्ते लग जाते हैं। खुफगी से बुड़बुड़ाया। माला रुक के उसे देखने लगी। वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था। क्या इसे मालूम ना था कि तुर्की के फौरी ई वीजे के लिए जो 3 बड़े वीजे चाहिए थे वो उसके पासपोर्ट्स पे मौजूद थे? क्या उसे जियाद से पूछना चाहिए? अंगूठी वाले वाकये की तरह वो पूछने पे एक सफाई दे देगा और वो मुत्तमिन हो जाएगी। नहीं, उसे खामोशी से इंतजार करना चाहिए। आप छुट्टी अप्लाई तो करें। उसने सुरख टमाटो पेस्ट से बनी सल्ता हारता सॉस की डब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। जियाद ने उसे नहीं छुआ। वो बिना किसी सॉस के अपने भूरे चावल खाता रहा। उसका जहन जैसे बट चुका था। आप जानते हैं कि मुझे ट्रैवल का कितना शौक है। इस बहाने हम इस्तांबुल भी देख लेंगे। मेरे माली हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं हर महीने तुम्हें एक इंटरनेशनल ट्रिप लेकर जाऊं। हम अभी मालदीव से होके आए हैं, फिर एक नया इंटरनेशनल ट्रिप। वो नागवारी से बोला। माला चौंक के उसे देखने लगी। उसके पासपोर्ट्स के मुताबिक वो हर 1-2 माह बाद किसी दूसरे मुल्क जाता था। वो अफोर्ड कर सकता था, फिर ऐसे क्यों कह रहा था? हमारी माँ नहीं है जियाद, और अब मैं उसकी माँ की जगह पे हूँ। माँ की जगह पे होती तो वो पहले बताता। उसे तुम्हारी कोई खास परवाह नहीं है। वो एकदम तलक हुआ। वो मुझे क्या और कितना बताता है, ये हम बहन भाई का मामला है। आपको इसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसने चावलों की प्लेट बड़े खिसका दी। उसका चेहरा भी बुझ गया था। हनीमून खत्म हो चुका था और हकीकी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। आई एम सॉरी, मुझे यूं नहीं कहना चाहिए था। वो धीमा पड़ा। जानता हूँ तुम अपने भाई को मिस करती हो, यहाँ अकेली हो, घर में बोर होती हो, इसलिए मैं ज्यादा दिन बोर नहीं होंगी। डोंट वरी। उसने उसी अंदाज में प्लेट दोबारा करीब की और सुरख सॉस जोर से प्लेट पे उंडेली। टक टक डब्बी झटकी। सॉस चावलों पे मुंतकिल हो गई। वो झुकी आंखों से अब चम्मच चला रही थी और वो चौंक के उसे देख रहा था। क्या मतलब? वही करूंगी जो हमेशा से करती आई हूँ। माला ने चम्मच मुंह में रखने से पहले उसकी आंखों में देखा। काम, जोर देकर बोली। जियाद सुल्तान के चेहरे पर साया सा गुजरा। कंधे ढीले हुए। काम? यहाँ? थूक निकला। मैं एक करियर वुमन हूँ जियाद, वो चिकन का पीस तोड़ते हुए कह रही थी। इतने साल इतनी मेहनत से अपना करियर बनाया था। जहीर ने मुझसे ओशन लिया है। मेरा तजुर्बा नहीं। माँ की बीमारी के ट्रॉमा और फिर शादी की मसरूफियत में मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकी। लेकिन अब मुझे वापस अपनी असली डायरेक्शन में जाना है। मुझे अपना करियर फिर से तामीर करना है। तुम जॉब करना चाहती हो? उसने जग से पानी गिलास में उंडेला। जॉब या अपना स्टार्टअप? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जियाद ने पानी का घूंट भरा, फिर खनकारा। हाँ ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन उसने लहजे को सरसरी बनाया, जैसे अल्फाज तलाश किए हों। तुम एक खारजी हो।
सऊदी नहीं, तुम्हारा अकामा बतौर मेरी बीवी का है, इस पे तुम जॉब नहीं कर सकती। रहा बिजनेस तो वो बतौर एक खारजी फॉरेनर के तुम शुरू नहीं कर सकती। माला ने जवाब नहीं दिया, वो उसे देखती तवज्जो से सुन रही थी। एक खारजी का कारोबार शुरू करने के लिए SAGIA का लाइसेंस चाहिए होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन बहुत महंगी है, बहुत महंगी। अपनी बात दोहराई। अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। फिर खारजी यहाँ बिजनेस कैसे करते हैं? वो किसी सऊदी को अपना पार्टनर बनाते हैं और उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर कराते हैं। वो उनका कफील होता है। एक पाकिस्तान से अभी अभी आई लड़की की कफालत कोई सऊदी नहीं करेगा, और अगर कर भी ले तो वो कंपनी उसकी होगी, पैसा तुम लगाओगे और वो जब चाहे तुम्हें इस कंपनी से निकाल दे। उसको कानूनन इस बात का हक हासिल है। उसकी भूख वापस आ गई थी। अब वो कब्सा चावल शौक से खा रहा था। आई एम सॉरी कशमाला, मेरी जॉब की वजह से तुम्हें यहाँ सेटल होना पड़ रहा है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इतना अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा कि आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? वो भी वापस चिकन पीस तोड़ने लगी। ज़ियाद ने चेहरा उठा के उसे देखा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। आपने मुझे 2 मसले बताए हैं ज़ियाद। वो नरमी से मुस्कुराई। मैं इस अकामे पे जॉब नहीं कर सकती, यानी अकामा ट्रांसफ़र करवाना होगा, और मैं अपनी कंपनी खुद नहीं बना सकती, यानी मुझे एक कफील ढूंढना है। और अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि कशमाला मुबीन हमेशा कोई हल निकाल लेती है। ज़ियाद सुल्तान की भूख दूसरी दफ़ा मर सी गई। चावलों का जायका हलक को करवा कर गया। वो बेदिली से पानी गिलास में उंडेलने लगा। कैफ के मरकजी हाल का मंजर आज कदरे मुख्तलिफ था। एक कोने में वर्कर्स और इलेक्ट्रिशियन उखाड़ पछाड़ में मसरूफ थे। ऊंची सीढ़ी, तारें, नए बल्ब, पेंट का सामान, सब कुछ एक साथ ही होता दिखाई दे रहा था। रेनोवेशन के बाइस इस कोने में मौजूद डेस्क हटा दिए गए थे और उनको हॉल के दीगर कोनों में फिट कर दिया गया था, जिससे जगह तंग और नाखुशगवार हो गई थी। शबनम का डेस्क भी जद में आ गया था। उसको लिफ्ट के करीब जगह मिली थी। अब वो माहिर के ऑफिस से काफी दूर हो गई थी। उसकी नई सीट के करीब एक लकड़ी का जीना था जो ऊपर बने माहिर के स्टडी नुमा मीटिंग रूम में जाता था। अपने ऑफिस के करीब शोर के बाइस वो ऊपर बैठने पे मजबूर था। शबनम को बार बार सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, क्योंकि स्टडी रूम में इसी फ्लोर की एक्सटेंशन था। वहां लिफ्ट नहीं जाती थी और इस वर्जिश ने उसे सख्त कबीदा खातिर का रखा था। जिस वक्त बियर बॉल लिफ्ट से बाहर निकला, शबनम बहुत बुरे मूड में बैठी थी। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने कुर्सी खींचते हुए बिना सलाम के कहा। शबनम ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो ढटाई से मुस्कुराया। माहिर बे ने मेरे एक जुर्म की पादाश में उसे आधा कर दिया था, वजाहत दी, और तुम इसी आधे जेब खर्च पे 2 माह से गुजारा कर रहे थे। उसने डेस्क कैलेंडर को देखा, और अभी महीने का दूसरा हफ्ता भी शुरू नहीं हुआ। मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। वो उसी ढटाई से मुस्कुराता रहा। शबनम ने ऐनक के पीछे से मशकूक नजरों से उसे घूरा, जो टांग पे टांग जमाए बैठा बेपरवाह सा लग रहा था। माहिर बे ने मना किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका इनकार 2 टोक और सफा चट था। बियर बॉल ने गर्दन मोड़ के इतराफ पे तायराना निगाह डाली। ये रेनोवेशन पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा। बारिश का पानी अंदर आ गया था, दीवार खराब हो गई थी, मजबूरी है। मालूम नहीं किस आर्किटेक्चर फर्म ने इस ऑफिस को डिजाइन किया था। उसने तंजिया हंकारा भरा। हमने नहीं किया था, हमें ये जगह ऐसे ही मिली थी। अब मैं काम कर लूं? चटक के जवाब दिया और स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। यानी मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अफसोस से गहरी सांस खारिज की। शबनम ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्या करोगे? जवाबन बियर बॉल फरीद जगह से उठा और मुस्कुरा के कनपट्टी पे दस्तक दी। इस शैतानी दिमाग में आइडियाज की एक जरखेज जमीन है शबनम जिम। मैनी खेज अंदाज में मुस्कुरा के वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कभी वो आइडियाज अपनी बेकरी की तरक्की पर भी खर्च कर लिया करो, उसने पीछे से पुकारा। बियर बॉल हंसते हुए सर झटकता लिफ्ट में कदम रख रहा था। साथ ही उसने मोबाइल निकाला और उसकी तरफ पलटा। वो गौर से उसे देख रही थी। उसने मुस्कुरा के एक आंख बंद की और मोबाइल पे चेहरा झुका दिया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। कशमाला मुबीन। बियर बॉल फरीद की नजरें मोबाइल स्क्रीन पे झुकी थी, जहां कशमाला का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट खुला था। ये वही अकाउंट था जिस पे इन दोनों की लाहौर में बात हुई थी, और उसकी पादाश में वो अपने आधे जेब खर्च से गया था। उसने फॉलो का बटन दबाया।
रिक्वेस्ट रवाना हो गई। बियरबॉल ने मुस्कुरा के मोबाइल जेब में डाला। जद्दा में वाक़या अपार्टमेंट में इस वक्त खामोशी थी। शाम का वक्त था और ज़ियाद घर पे नहीं था। दोनों के दरमियान उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। वो इस वक्त लिविंग रूम में टीवी के सामने योगा मैट बिछाए बैठी थी। आलती पालती किए दोनों बाजू आसमान की तरफ बुलंद किए वो दाएं गाल को दाएं पहलू पे झुका रही थी। नतीजतन दोनों बाजू भी उसी समत झुक रहे थे। चेहरा पसीने से तर था और ऐसी ही बूंदें मैट के किनारे रखी पानी की बोतल पे भी थी। दफ्तन वो सीधी हुई, गहरी सांस खींची और साथ रखा मोबाइल उठाया। स्क्रीन देख के उसके आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। बियरबॉल ने उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। उसका अंगूठा खुद ब खुद मुस्तरद करने के बटन की तरफ भाग गया, लेकिन फिर वो रुक गई। चंद लम्हे लब काटते हुए सोचती रही, फिर कबूल का बटन दबाया और साथ ही फॉलो बैक पे क्लिक किया। मोबाइल वापस रखा और हल्के से कंधे उचका दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो गहरी नींद में थी जब एक धुन कानों से टकराई। उसका जहन बेदार होने में चंद लम्हे लगे, फिर वो एकदम तेजी से उठ बैठी। दाएं बाएं देखा। डिजिटल क्लॉक साइड टेबल पे रखा था। उस पे मोटे मोटे अदद जगमगा रहे थे। 3:09 AM, 3:09। उसने अचंभे से वक्त देखा। वो आवाज अब दम तोड़ गई थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं थी। वो ख्वाब से जगाने वाली थी। वो वही बैठे बैठे चंद लम्हे गहरे सांस लेती रही। अब हर तरफ खामोशी थी। ज़ियाद करवट लिए बेखबर सो रहा था। शायद पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग सो रही थी। अभी फजर होने में भी 2-2.25 घंटे रहते थे, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने निगाह उठा के ड्रेसिंग रूम की अलमारी को देखा, जिसके अंदर वो लॉकर नस्ब था। इस लॉकर में अनगिनत कहानियां दफन थी, जिनको वो पढ़ नहीं पा रही थी। क्या करे, कहाँ जाए? वो वापस लेटी और ज़ियाद की जानिब से करवट बदल ली। वो नाराज नहीं थी, वो उलझन में थी। आदतन मोबाइल उठाया और नोटिफिकेशन देखने लगी। बियरबॉल ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी। उसने बियरबॉल की प्रोफाइल खोल ली। ये प्राइवेट अकाउंट था, फ्रेंड्स और फैमिली तक महदूद। वहाँ उसकी तस्वीर थी। कहीं वो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर रहा है, कहीं वो अपनी बेकरी में कोई नया केक बना रहा है, कहीं वो किसी ब्रांडेड स्टोर पे शॉपिंग कर रहा है। एक एक तस्वीर से उसकी अमारत का अंदाज़ा होता था। वो बिना मुतासर हुए तस्वीरें नीचे करने लगी। चंद एक तस्वीर में उसे माहिर की झलक नजर आई थी, लेकिन माला ने उनको नहीं देखा। उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसको अंगूठा नीचे का सफ़र करता गया, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद ठहर गया। वो एक चंद बरस पुरानी वीडियो थी। किसी लकड़ी के घर का छोटा सा किचन। बियरबॉल एक डिश में ताज़ा बेक हुई ब्राउनीज उठाए खड़ा था। साथ ही वो कुछ कह रहा था, लेकिन उसके फ़ोन की आवाज़ बंद थी। वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। उसको देख के हमेशा ये लगता था कि वो इस शख्स से पहले मिल चुकी है। कहाँ? उसे याद ना था। अकब में किचन काउंटर पे एक म्यूजिक बॉक्स रखा था, जिसके साथ एक लड़की खड़ी थी। उसके घुंघराले बाल कमर से नीचे तक गिरते थे और वो कहानियां। अकब में किचन काउंटर पे एक म्यूजिक बॉक्स रखा था, जिसके साथ एक लड़की खड़ी थी। उसके घुंघराले बाल कमर से नीचे तक गिरते थे और वो कोहनियां काउंटर पे जमाए एक हाथ से मुस्कुराते हुए म्यूजिक बॉक्स की चाबी घुमा रही थी। वो उसको पहचानती थी। माहिर ने उसे उसी लड़की की तस्वीर दिखाई थी। हलाल। म्यूजिक बॉक्स में बना टावर गोल गोल घूमने लगा। आवाज हनूज बंद थी। उसी पर लड़की ने निगाहें उठाई और कैमरे में देखा। ऐसे लगा वो उसे देख रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई। फिर उसने मुड़ी हुई पलकें झुका ली। कैमरा वापस बियरबॉल पे चला गया, जो खुफगी से कुछ कह रहा था। उसी पल वो चौंकी। वो आज के बियरबॉल से मुख्तलिफ था। उसके बाल लंबे थे, जिनको पोनी में बांध रखा था। उसका लिबास ज्यादा लापरवाह था। कान की बाली, गर्दन की चेन, एक झमाके की सूरत में उसे कुछ याद आया। ये वही था जो ओशन रेस्टोरेंट आया था, उस सफेद बालों वाले बूढ़े के साथ। वो बेकरी बनाने का कह रहा था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। ये वही था। उसकी उंगलियां तेजी से टाइप करने लगी। मुझे अपना नंबर भेजें, मुझे आपसे बात करनी है। मैसेज भेज के बैक किया तो वही वीडियो दोबारा खुल गई। अब पस मंजर में आतिशदान के साथ विंग चेयर पे नीम दराज माहिर दिखाई दे रहा था। वो एक किताब पढ़ रहा था। माला ने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। उसे उनकी वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी ना थी।
सड़क के एक तरफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की कतार थी और दूसरी जानिब बोसफोर्स का पानी था। सड़क किनारे बने ट्रैक पे उस सुबह बहुत से लोग खुद भागते या अपने कुत्तों को भगाते दिखाई देते थे। आसमान अभी हल्का जामनी था और सूरज ठंडा। अलबत्ता इमारतों के किनारे नारंगी पड़ने लगे थे। ऐसे में माहिर ट्रैक पर तेज कदमों से चलता आ रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे और वो कलाई पर बंधी घड़ी पे अपने कदम गिन रहा था। चेहरा पसीने से तर था और सांस तेज। एक नजर अपनी टांग को देखा जिसमें दर्द की ठेसें अब भी उठती थी। फिर सर झटक दिया। चंगेज की कॉल आ रही है। कान में सिरी का इतला दी। आंसर, उसने उथल पुथल हुई सांसों के दरमियान कहा। ट्रैक पे सामने एक लड़की भागती आ रही थी। भागने से उसकी ऊंची पौनी दाएं बाएं झूलती थी। उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाल के आगे बढ़ गई, लेकिन वो नहीं मुस्कुराया। चेहरा संजीदा रखे चंगेज को सुनते हुए वो सड़क की तरफ बढ़ गया। आज पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मुझे मायूस मत करना, तंबीहा करते हुए वो सड़क किनारे रुका। ट्रैफिक मामूली था, अलबत्ता हर रोज ये सड़क अबूर करने से पहले कदम खुद ब खुद रुक जाते, झिझक जाते। वो स्याह एसयूवी याद आ जाती। जब वो ऊपर अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो ओपन किचन में बियर बॉल फरीद मुंह बसोरे बैठा था, नींद में डूबी आंखें बार बार जमाई रोकता। आज हमारी स्लीपिंग ब्यूटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? उस पे एक गहरी नजर डाल के वो फ्रिज की तरफ बढ़ा। मैं तो एक ऑर्डर के लिए उठा हूँ जिसे सुबह में डिलीवर करना है। तुम बताओ, तुम्हारी चार्जिंग मुकम्मल हो गई? तराक से जवाब आया। माहिर ने जवाब नहीं दिया। फ्रिज से एक सबज पानी वाली बोतल निकाल ली और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने पीछे से पुकारा। अगले 4 साल तक तुम इसी पे गुजारा करोगे और अगर मैं इनकार कर दूं तो 4 साल तक अपना हिस्सा मिलने का इंतजार करो। वहां से बेनियाजी ही बेनियाजी थी। बियर बॉल ने कीना तोड़ नजरों से उसकी पुश्त को देखा। वह अब लिविंग रूम के सोफे पे जा बैठा था और गिलास में अपना मशरूब उंडेल रहा था। आज शाम का सूरज गुरूब होने से पहले तुम अपने हाथों से मेरा जेब खर्च बढ़ाओगे। माहिर ने मुड़े बगैर हाथ झल्ला के उसे जाने का इशारा किया और अपने मशरूब की तरफ मुतवज्जा हो गया। केक फाइनल करके डिलीवरी टीम के हवाले करने के बाद बियर बॉल बेकरी से बाहर निकल आया। सुबह अभी दोपहर में नहीं बदली थी। सड़क किनारे बिछी कुर्सियों पे बैठे लोग नाचते और कहवे से लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते थे। तुर्कश कॉफी की महक सारे में फैली थी। वो ऐसे ही एक रेस्तोरां के बाहर बने छज्जे तले बिछी कुर्सी पे बैठ गया और मुस्कुरा के मोबाइल कान से लगाया। आखिरी दफा आपसे बात करने पे जेब खर्च आधा हो गया था। इस दफा आप मुझे कंगाल करवाएंगी। मसनूई उदासी से बात का आगाज किया। आप अभी तक जेब खर्च पे गुजारा करते हैं? वो हैरत से बोली। बियर बॉल घड़बड़ा गया। नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन उसने शेव खुजाई। आसानी से आया पैसा किसे बुरा लगता है? आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं बाकी का जेब खर्च लेने से भी इनकार कर देती और खुद कमा के खाती। बियर बॉल फरीद ने मोबाइल कान से हटा के घूरा। शुक्र है मैं अपनी जिंदगी के मशवरे आपसे नहीं लेता। खैर बताइए, आपको क्या बात करनी थी? और उसने बिना तमहीद के पूछ लिया। मालिक साहिब आपके क्या लगते हैं? बियर बॉल ने गहरी सांस भरी। कुछ ना लगते अगर अब्बा की पैदाइश के बाद दादा दादी की तलाक हो जाती। यानी वो आपके चचा हैं? दरअसल हमारे अगले पिछले गुनाहों की सजा कुदरत ने हमें इसी दुनिया में मालिक की सूरत में दे दी है। वो सड़क किनारे कुर्सी पे बैठा आते जाते लोगों को देखते हुए मुस्कुरा के कह रहा था। बियर बॉल, वो खफा हुई। मैं संजीदा हूँ। आप मालिक को कैसे जानती हैं? आप उनके साथ बहुत पहले मेरे रेस्तोरां आए थे। अच्छा, वो हैरान हुआ। उसे याद नहीं था। मुझे आपको पहचानने में बहुत देर लगी। आपको पहचान करने में देर ही लगती है। लेकिन वो सुने बगैर कह रही थी। मालिक साहिब से मैं कई बरस पहले मिली थी, फिर वो गायब हो गए। मैं उनका पूरा नाम नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं और आप होटल में मिले थे तब वहाँ मुझे मालिक साहिब ने ही कॉल करके बुलाया था। तब मैं नहीं जानती थी कि कैफ कौन है। रुक के तस्हीह की। यानी कि आपका मैनिपुलेटिव और झूठा भाई कौन है? ये अल्फाज मेरे कानों में खूबसूरत मौसीकी की तरह गूंज रहे हैं।
वो हंसा। मालिक साहिब की कॉल के बावजूद मैं उनको पहचान नहीं सकी। मालिक एक कॉमन नाम है। मैं नहीं जानती थी कि ये वही मालिक साहिब होंगे, लेकिन वो जानते थे कि मैं वही कशमाला हूँ। फिर भी वो खुद सामने नहीं आए। आपको भेज दिया। क्यों? मालिक का दिमाग कैसे काम करता है, अभी साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं। जैसे ही कोई स्टडी सामने आएगी मैं आपको इतला कर दूंगा। बियर बॉल, उसकी आवाज में बरहमी धार आई। तमाम। वो संजीदा हुआ, फिर शेप खुजाते हुए सोचने लगा। मालिक काफी पचीदा इंसान है। वो कोई काम क्यों करता है मैं नहीं जानता, माहिर भी नहीं जानता, लेकिन वो बगैर वजह के कुछ नहीं करता। कैफ ने कहा था कि मेरा रेस्तुरान उसने नहीं मालिक साहिब ने बिकवाया था। क्या वाकई? वो सोच सोच के बोल रही थी। कैफ मेरा बाप था माला, कासिम अली इम्तियाज फरीद। वो खुफगी से गोया हुआ। वो जो रिपोर्ट नामी भाई है ना मेरा, उसका नाम है माहिर। हाँ वही, नापसंदीदगी से जवाब आया। मेरा भाई एक मैनिपुलेटिव और धोखेबाज इंसान है। फिर जैसे याद आया, और कंजूस भी। दिल को ठंडक मिली। लेकिन वो सच कह रहा था। आपका रेस्तुरान बिकवाने में उसका कोई हाथ नहीं था। आप चाहें तो हम मिलके एक माहिर फरीद हेट क्लब बना सकते हैं, लेकिन शायद आपको मुझसे कोई और काम भी था। साथ ही कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मुझे मालिक साहिब से बात करनी है। उसका अंदाज संजीदा और दो टोक था, जैसे वो ये पहले से तय कर चुकी थी। पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं। बियर बॉल के चेहरे के जाविये बिगड़े। मैं आपको इस रिपोर्ट का नंबर दे सकता हूँ, मगर ध्यान से बात कीजिएगा, कहीं करंट ना लग जाए। थैंक यू। वैसे माला, वो लहजे को बहुत पुरखलूस बना के बोला, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। मैं इस गुफ्तगू के बारे में माहिर को नहीं बताऊंगा। आप 5 मिनट के अंदर इसको बता देंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेनियाजी से कह के कॉल काट दी। बियरबॉल फरीद की शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे वापस आ चुकी थी। माहिर, मुझे कशमाला का फोन आया था। उसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। वो बहुत परेशान लग रही थी और उसको मेरी मदद चाहिए। अगर तुम इस बारे में मजीद जानना चाहते हो तो हम सूरज गुरूब होने के बाद बात कर सकते हैं। मोबाइल रख के उसने वेटर को इशारा किया। मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। जब तक वेटर उसका कहवा लेकर आया, उसके फोन पे बैंक का मैसेज आ चुका था। उसका बकाया जेब खर्च उसके अकाउंट में जमा करवा दिया गया था। सरियार का पुलिस स्टेशन ऐसा ही था जैसा कोई सरकारी दफ्तर होता है। मेजों पे बिखरे कागज, टाइपिंग की आवाज, अपने डेस्क पे झुके रिसीवर उठा उठा के हदायत देते ऑफिसर्स। मेन हॉल के स्लाइडिंग डोर को खोल के वो अंदर दाखिल हुआ तो चंगेज का चेहरा दिखाई दिया। लबों में सिगरेट दबाए वो लाइटर से उसे सुलगा रहा था। उसे आते देख के मुस्कुरा के खड़ा हुआ। खुशखबरी ये है कि हम तुम्हारे एक ताकुबकार के करीब पहुंच गए हैं। माहिर ने यह बात संजीदगी से सुनी, कोट का बटन खोलते हुए बैठा और टांग पे टांग जमा ली। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार लग रहा था। सूट में मलबूस, जेल से सिमटे बाल। तुम चंद वर्ष पहले हलाल और बियर बॉल के साथ छुट्टियां गुजारने इस्तांबुल आए थे। ये उस वक्त की बात है जब तुम लंदन में रहते थे। तुम 3 अफराद थे, लेकिन वापसी पे तुम 4 थे। तुम्हारे साथ एक औरत भी यहाँ से गई थी, जिसको तुमने हलाल की नैनी के तौर पे हायर किया था। वो खामोशी से सुने गया। किसी ने पुलिस डेटाबेस के जरिए इस औरत की तफसीलात मालूम करने की कोशिश की है, जो तुम्हारे साथ लंदन गई थी। लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में इस औरत की मालूमात सील शुदा हैं, यानी कोई भी इनको हायर सिक्योरिटी क्लियरेंस या कोर्ट ऑर्डर के बगैर नहीं देख सकता। अच्छा? उसने ला इल्मी से शाने उचकाए। चंगेज ने सुलगते सिगरेट को एश ट्रे के किनारे झटका। राख के चंद टुकड़े नीचे जा गिरे। दिलचस्प बात यह है कि अगर वो हलाल के साथ खो गई थी तो तुमने उसका रिकॉर्ड क्यों सील करवाया? वो गौर से अपने दोस्त को देख रहा था। मेरे पास जाया करने के लिए बहुत पैसा है। वो हल्का सा मुस्कुराया। या शायद वो खोई नहीं थी और तुमने खुद उसको कहीं छुपा रखा है। चंगेज उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद वो कुछ जानती है, या तुम्हें डर है कि तुम्हारे दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाएंगे। क्या तुम इस शख्स को ढूंढ पाए हो जो मेरी मालूमात लेने की कोशिश कर रहा था? चंगेज ने गहरी सांस ली और एक प्रिंट आउट सामने रखा। इंटीरियर मिनिस्ट्री के डेटाबेस में कुछ सर्च करने के लिए सरकारी अफसर को अपना पेज नंबर या यूजर आईडी इस्तेमाल करनी पड़ती है। यानी मैं देख सकता हूँ कि आगे
उसने हाथ घुमा के गुफ्तगू की रफ्तार तेज करने का इशारा किया, साथ ही कलाई पे बंधी घड़ी देखी। चंगेज ने कदरे नागवारी से उसे देखा, लेकिन जब्त कर गया। ये है वो पुलिस ऑफिसर जिसने इस औरत को खोजने की कोशिश की है। उसने प्रिंट आउट सामने लहराया। वहां एक भूरे बालों वाली खूबसूरत सी पुलिस ऑफिसर नजर आ रही थी, लेकिन जिस वक्त ये सर्च की गई, चंगेज ने तजस्सुस के लिए वक्फा दिया। उस वक्त वो कुछ और कर रही थी। चंगेज का जोश ठंडा पड़ गया। हाँ, सर्च के वक्त वो एक सेमिनार से खिताब कर रही थी। इसका मतलब है वो सर्च उसने खुद नहीं की। तुम्हें कैसे मालूम? माहिर ने शाने उचकाए। क्योंकि सरकार का क्लाइंट कभी भी अपनी असल शनाख्त से सर्च नहीं करेगा, वो किसी और की आईडी इस्तेमाल करेगा। क्या ये शादीशुदा है? वो सपाट से अंदाज में पूछ रहा था। चंगेज ने सर दाएं बाएं हिलाया। इतनी खूबसूरत औरत अकेली नहीं होती। कोई मंगेतर, बॉयफ्रेंड? चंगेज ने नापसंदीदगी से उसे देखते हुए पहलू बदला। मैं कौमसार हूँ माहिर बे, मुझे मेरी जॉब मत सिखाओ। मैं ये सब चेक कर चुका हूँ। इस औरत का एक बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ रहता है। और चंगेज की आंखें फिर से चमकी। तजस्सुस के लिए वक्फा दिया, और वो एक पाकिस्तानी है। माहिर ने घड़ी को देखते हुए सवालिया आबरू उठाया। चंगेज के कंधे नीचे गिर गए, चेहरे के जाविये बिगड़े। हाँ, उसका नाम गालिब नवाज है। वो फातिहा में रहता है। अपना होटल बिजनेस है। बस। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं इसको तफ्तीश के लिए बुला सकता हूँ, लेकिन वो 1 घंटे में बाहर होगा। उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस ऑफिसर है। वो कह देगी कि ये सर्च उसने की है, सेमिनार में ब्रेक के दौरान या ऐसा कुछ। मेरे पास उसको पकड़ने के लिए कोई खास वजह नहीं है। और तुमने ये सब बताने के लिए मुझे बुलाया है? मैं ये बताना चाहता था कि पुलिस अपना काम कर रही है। कोई भी तुम्हारे बारे में सर्च करेगा तो वो हमारे रेडार पे होगा। वो भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। और क्या पुलिस ने चेक किया है कि इस होटल ओनर के पास कोई स्याह एसयूवी है? चंगेज बुरी तरह चौंका। ओ! वो तेजी से कीबोर्ड पे झुका, खट खट कुछ टाइप किया, निगाहें स्क्रीन पे दोहराई, फिर उसके आबरू इस्तजाब से उठे। गालिब के नाम पे 2 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से एक स्याह एसयूवी है। लेकिन यकीनन मेरे एक्सीडेंट से पहले वो चोरी हो गई होगी। चंगेज ने स्क्रीन को देखते हुए इस बात में सर हिलाया। तुम्हारे एक्सीडेंट से 1 रात कबल उसने एसयूवी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कुछ दिन बाद उसकी कार इस्तांबुल से चंद मील दूर से मिली थी। उसका एक शीशा टूटा हुआ था। पुलिस ने कयास किया कि शरारती लड़के उसे ले गए थे और चंद दिन गुल गबाड़ा करने के बाद वो वापस छोड़ गए थे। इस्तांबुल में ऐसा होता रहता है। चंगेज ने बाजू लंबा करके रिसीवर उठाया, लेकिन माहिर ने फौरन से क्रैडल पे हाथ रख दिया। उसने चौंक के उसे देखा। अभी से गिरफ्तार मत करो, वो 1 घंटे में बाहर निकल आएगा। इस पे चंद दिन नजर रखो। अगर उसने दोबारा मेरे बारे में कुछ सर्च करने की कोशिश की तो उसे थाने ले आना। मैं कार का वारंट निकलवा के उसका फॉरेंसिक करवा सकता हूँ। मैं इसको चार्ज भी कर सकता हूँ। चंगेज ने रिसीवर वापस रखा, लेकिन उसके अंदाज में कुछ गैर आरामदेह सा था। कुछ दिन ठहर जाओ, मुझे अनकरा जाना है। मैं वहां से वापस आ जाऊं, फिर हम इस मामले को देख लेंगे। चंगेज ने रिसीवर वापस रख दिया और आंखों की पुतलियां सुकेड़े उसे देखने लगा, जो अब दरवाजे की तरफ जा रहा था। माहिर बे, उसकी आवाज संजीदा था। माहिर चौकट से पलटा, सवालिया अंदाज में आबरू उठाए। इस थाने के बाहर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन यहाँ मैं पुलिस कौमसार हूँ। ये आखिरी दफा था जब तुमने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है। उसके अंदाज में तंबीहा थी। माहिर ने सर को खम दिया। कौमसार बे, वो नरमी से मुस्कुराया। मेरी दरख्वास्त है कि आप अगले जुमेरात तक उसको गिरफ्तार ना करें। अगर मैं तब तक अनकरा से वापस ना आया तो बेशक उसको गिरफ्तार कर लेना। तब तक मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर कोई ठोस वजह मिल गई तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोला। माहिर मुस्कुरा दिया, कहा कुछ नहीं। और हलाल की नैनी को पुलिस की हिफाजत दरकार होगी, ताकि वो लोग उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। उसने स्लाइडिंग डोर खोला और बाहर निकल गया। चंगेज ने फोन रिसीवर को देखा, फिर मुट्ठी भींच ली और कैलेंडर देखा। अगले जुमेरात के आने में अभी 13 दिन पड़े थे। सीढ़ियां तारीख थी और हर तरफ जाले थे, गर्द थी। वो कदम कदम चलती नीचे जा रही थी। दफ्तन उसे खांसी आई। उसने लबों पे हाथ रखा, फिर चौंकी। सीढ़ियों के इख्तिताम पे नीचे एक हॉल कमरा था। वहां कोई खड़ा था।
कंधों पे शाल लिए, कलाइयों में सोने के कंगन। माँ? उसकी आंखें खुशी से फैली। तेजी से चंद जीने अबूर किए। वो एक दरवाजे के पास खड़ी थी। उनकी शाल सफेद थी, पश्मीना की नई नकोर शाल, और उनका जिस्म फरबा नहीं था, वो पतली थी जैसे जवानी में होती थी। उनका रुख दूसरी जानिब था। आहट पे वो पलटी, उसको देखा। उनका चेहरा मध्यम रोशनी में वाज़िया हुआ। वो भी जवान था, सफेद और खूबसूरत, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बस उसको देख रही थी। माँ, आप जिंदा हैं? वो तेजी से उनके करीब आई, उनका हाथ थामा। वो गर्म था, उस पे झुर्रियां नहीं थी। माँ ने जवाब नहीं दिया, बस दूसरा हाथ बढ़ाया और दरवाजे का नॉब घुमाया। वो खुलता चला गया। माला ने चौंक के उस तरफ देखा। वो एक कमरा था, उसमें ऊपर नीचे बहुत से रोल शुदा नक्शे भरे थे। मेज पे, शेल्फ पे, हर तरफ जालों और गर्द से अटे हुए नक्शे। माँ ने चेहरा उसके करीब किया, धीरे से उसके कान में सरगोशी की। फ्लैश लाइट ढूंढो। फ्लैश लाइट? क्या मतलब? उसने अचंभे से उन्हें देखा। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसी पल कानों में तेज आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यकदम उसकी आंख खुली। वो हड़बड़ा के उठ बैठी, नजर अलार्म क्लॉक पे पड़ी। 3:08 AM, 3:08। वो चंद लम्हे बैठ के गहरे गहरे सांस लेती रही। माँ को उसने उनकी वफात के बाद पहली दफा ऐसे ख्वाब में देखा था कि हकीकत का गुमान होता था। माँ के ख्वाब उसको अक्सर आते थे, पुराने दिनों का रिप्ले, उनकी मौत से पहले का कोई अच्छा दिन। वो सब ख्यालात का हिजूम होते थे, लेकिन ये ख्वाब, ये ऐसा था जैसे वो माँ से उनके मरने के बाद पहली दफा मिली हो। उसे सलीमा आंटी की बातें याद आई, जो उन्होंने माँ के जनाजे वाले दिन किचन में खड़े उसको कही थी। उसने सर झटका और मोबाइल उठाया, नोटिस खोले और टाइप करने लगी। 3:09 AM, 3:08 AM। आज की रात डाली और फोन रख दिया। आधी रात को ये आवाज एक ही वक्त पे क्यों आती थी? उसका दिमाग समझने से कासिर था। ज़ियाद कहाँ गया? दफ्तर ख्याल आया तो चौंक के देखा ज़ियाद के हिस्से का बेड खाली था। उसने पैरों में स्लीपर्स पहने और कमरे से बाहर आई। घर के दूसरे बेडरूम को ज़ियाद ने अपना होम ऑफिस बना रखा था। उसका दरवाज़ा बंद था और दर्द से रोशनी की लकीर झांक रही थी। यकीनन वो लिखने में मसरूफ था। क्या उसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या बाहर रुक के सुनना चाहिए? उफ माला, उसने खुद को डांटा। उसे तजस्सुस में नहीं पड़ना चाहिए, उसे ज़ियाद की जासूसी नहीं करनी चाहिए। वो वापस कमरे में आ गई और बिस्तर पे लेट गई। नींद फिर से गालिब आने लगी। ज़ियाद सुल्तान के होम ऑफिस में कारपेट बिछा था और एक वर्क टेबल रखी थी जिस पे उसका लैपटॉप खुला था और वो ऐनक लगाए स्क्रीन को बेतवज्जी से देख रहा था। कमरे में एक जर्द टेबल लैंप जल रहा था जिसने सारे में रोशनी बखेर रखी थी। दफ्तर फोन जूम जूम होने लगा। उसने नापसंदीदगी से स्क्रीन को देखा। नगीना बेगम की कॉल आ रही थी। जी अम्मी। गहरी सांस लेकर कॉल उठाई। तुम तो माँ को ऐसे भूले हो जैसे तुम्हें कभी उसकी जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, वो जैसे मुस्कुरा के कह रही थी। ऐसी बात नहीं है, उसने सर झुका दिया। बस मैं एक नई जिंदगी शुरू, हलाल की एक नैनी है ज़ियाद, मुझे उसको तलाश करना है। वो चौंका, बेख्तियार दरवाजे को देखा, फिर आवाज मजीद धीमी की। अम्मी, मैं इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता। गालिब उसको तलाश करने में नाकाम रहा है। गालिब कौन? मेरा क्लाइंट, इस्तांबुल में होता है। मैं क्या कर सकता हूँ? हलाल कहती है कि वो झील किनारे एक घर में मुकीम है, इस शहर में जहाँ माहिर फरीद रहता है। ज़ियाद ने सामने रखे कागज को मुट्ठी में भींच लिया, कुर्ब से आंखें बंद की। मैं इस शख्स का नाम नहीं सुनना चाहता। और आप? उसने उसके तमाम ट्रैवल रिकॉर्ड्स सील करवा रखे हैं। आपके मोक्किल क्या कहते हैं? उसका नाम जाने बगैर उसको नहीं ढूंढ सकते, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम्हें उसको ढूंढना होता तो कैसे ढूंढते? वो चंद लम्हे स्क्रीन को सोचती नजरों से देखने गया। फोन कान से लगा था। आपको यकीन है कि उसने उसे छुपा रखा है? वो एहतियातन नाम लिए बगैर दरवाजे पे बार बार एक नजर डाल लेता था। मुझे यकीन है इस औरत का नाम जानने का फायदा नहीं है। उसने उसे जिस घर में छुपाया है वो इस औरत के नाम पे नहीं होगा, वो उसके अपने नाम पे होगा। किराए के घर का वो रिस्क नहीं लेगा। गालिब से कहें कि बल्कि उसके पूरे खानदान की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करे। उसे आसानी से पुलिस डेटाबेस में ये सब मिल जाएगा। ऐसा घर
जो किसी वाटर बॉडी, समंदर, झील, तालाब के करीब हो, जो उसने खरीद रखा हो या लेस किया हो, वो इस घर में होगी, वो धीमी आवाज में कह रहा था। कॉल बंद करके वो बाहर निकला और दबे कदमों कमरे में वापस आया। वो तब तक सो चुकी थी। जियाद भाई इस्तांबुल क्यों नहीं जाना चाहते? रामीन और उसके शोहर ने इन दोनों को लंच पे बुलाया था। समंदर किनारे कवर्निश पे बने एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में वो चारों इस वक्त मौजूद थे। दोपहर का वक्त था और सूरज कदरे ठंडा था। एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ रेत पे दूर दूर तक बेंच और मेजें लगी थी। वो दोनों इस वक्त बुफे टेबल के साथ खड़ी अपनी अपनी प्लेट्स उठा रही थी। जियाद और तैफूर, रामीन का शोहर, अभी पीछे बेंच पे आमने सामने बैठे थे। दोनों मोबाइल्स पे लगे थे। अलबत्ता वो खाना निकालने उठ खड़ी हुई थी। उसको छुट्टी नहीं मिल रही, या शायद इस्तांबुल का नाम सुन के ही वो चिड़चिड़ा होने लगता है। वो कदरे उदास लग रही थी। उसने स्किन कलर के अबाए पे हम रंग स्टॉलर यूं ओ रखा था कि सामने के बाल और कानों के टॉप्स दिखाई दे रहे थे। आंखों पे स्याह ग्लासेस थे। उसका अबाया पहनने का अपना स्टाइल था। वो नीचे से खुला ट्राउजर शर्ट पहन के ऊपर अबाया कैप की तरह पहनती, जो सामने से खुला होता, आस्तीन पीछे मोड़ लेती। कलाई में घड़ी, ब्रेसलेट और उंगलियों में अंगूठियां धमकती रहती। सऊदी अरब सख्त शरीयत के दौर से निकल के आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइज हो रहा था। उसका अबाया पहनने का अपना स्टाइल था। वो नीचे से खुला ट्राउजर शर्ट पहन के ऊपर अबाया कैप की तरह पहनती, जो सामने से खुला होता, आस्तीन पीछे मोड़ लेती। कलाई में घड़ी, ब्रेसलेट और उंगलियों में अंगूठियां धमकती रहती। सऊदी अरब सख्त शरीयत के दौर से निकल के आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइज हो रहा था। ये मोहम्मद बिन सुलेमान का दौर था और अब अबाया या स्कार्फ ना ओढ़ने पे कोई किसी औरत को कुछ ना कहता। जद्दा में वैसे भी खारजियों की कसीर तादाद थी। खारजी औरतें जो अपने मुल्कों में अबाया नहीं पहनती थी, वो कल्चर का एहतराम करते हुए सऊदी अरब में उसको ओढ़ लेती थी। अब बहुत सी सऊदी औरतें भी सिर्फ सामने से खुला अबाया पहनकर सर ढके बिना बाहर निकलती थी। अक्सर के बॉय कट बाल कटे होते थे, क्योंकि बहुत सी सऊदी औरतें लंबे लंबे बाल पसंद नहीं करती थी। अलबत्ता स्किन दिखाना यानी बिना आस्तीन के लिबास पहनना वहां आज भी मायूब समझा जाता था और सऊदी औरतों की अक्सरियत अपना स्याह अबाया और नकाब इसी तरह करती आ रही थी। आप लोगों ने उम्रा भी नहीं किया अभी तक? रामीन ने जैसे याद दिलाया। जियाद ही राजी नहीं है। कब से कह रही हूँ कि उम्रा करें, कभी आज कभी कल पे टाल देता है। वो उखड़े उखड़े अंदाज में प्लेट में मुंदी के चावल डाल रही थी। मुंदी सऊदियों की पसंदीदा डिश थी। सफेद जर्द चावलों के ऊपर रीजन, खुश्क मेवे वगैरह के साथ रोस्ट हुए दुम्बे के पीस पड़े होते थे। इस रेस्तोरां ने मुंदी के साथ जड़ जड़ के पत्ते भी सर्व कर रखे थे। अलबत्ता उसका कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। आप जियाद भाई से खफा हैं? रामीन ने गौर से उसे देखा। उसने मुझसे झूठ बोला है, या शायद उसकी माँ ने। क्या वो सबरीना के बारे में कुछ नहीं बताते? मैंने एक दो दफा जिक्र छेड़ा था। उसने सख्ती से कह दिया कि वो इस बारे में बात नहीं करेगा। फिर आपको सबरीना के घर वालों से बात करनी चाहिए, वही असल कहानी बता सकेंगे। वो सुरख सॉस अपनी प्लेट में डालते हुए सरगोशी में बोली। माला के अंदर किसी गैर आरामदेह एहसास ने पहलू बदला। मैं अपने शोहर की पीठ पीछे उसकी जासूसी नहीं कर सकती रामीन। जासूसी की नीयत से ना करें। ये सोचें कि हकीकत मालूम होने पे आप दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और आप इस शख्स से निजात हासिल कर लेंगी। फिर वो कुछ सोचने लगी। जियाद भाई इस्तांबुल के नाम से चिढ़ने क्यों लगे हैं? शायद उसे इस्तांबुल पसंद नहीं है, या शायद वहाँ कोई पसंद नहीं है। उसने जोर दिया। माला ने चौंक के उसे देखा, फिर सर झटक दिया। अगर तुम कैफ की बात कर रही हो तो जियाद उसको ठीक से जानता तक नहीं था, ना वो उसके जहन में कहीं होगा। वो सिर्फ मेरा ड्राइवर था और कुछ नहीं, इसलिए जियाद को उससे कोई मसला नहीं होगा। यकीनन। ओ, आपकी लिपस्टिक मिट गई है, उसने अब नोट किया था। माला के चेहरे पे साया सा गुजरा। वो फीका सा मुस्कुराई। अच्छा, कोई बात नहीं। वो दोनों अब बुफे टेबल पे काफी आगे पहुंच चुकी थी। माला ने पलट के एक नजर टेबल के दहाने को देखा। जियाद और हारून भी अब अपनी प्लेट्स उठा रहे थे। जियाद चुप चुप सा था। वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने माला को इनकार नहीं किया था। हारून बात करने की कोशिश कर रहा था और वो जवाबन हूँ हाँ कर रहा था। यहाँ आने से पहले जब तैयार होकर वो आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी तो वो उसके अकब में आ खड़ा हुआ था। वो मुस्कुराई थी, वो नहीं मुस्कुराया। इतनी डार्क लिपस्टिक लगा रही हो? उसके लहजे में नापसंदीदगी थी। माला चौंकी। लिपस्टिक वाला हाथ नीचे किया। ये न्यू शेड है।
इस अबाए के साथ यही जाती है। तुम्हें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, जता के कहते हुए वो पीछे से हट गया। उसने चौंक के आईने में देखा, होंठ तले एक दाना निकल रहा था। ये सुबह तक यहाँ नहीं था, ताज़ा ताज़ा फूटा था। उसने धीरे से लिपस्टिक रख दी, फिर टिश्यू पेपर से होंठ रगड़ दिए। लिपस्टिक बहुत मध्यम हो गई। जब शोहर कहते कि उसे बीवी पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो फिर सारी दुनिया भी उसको अच्छा कह दे, वो बीवी के दिल से उतर जाती है। रामीन का शोहर हारून उसकी तमाम बुराइयों और शिकायतों के बरअक्स काफी खुश मजाज और बातूनी सा इंसान लगता था। जब वो चारों अपना खाना लेकर आमने सामने आ बैठे तो हारून खुश मजाजी से कहने लगा, भाभी, आपका जिक्र मैं काफी अरसे से रामीन से सुन रहा हूँ। यह आपके रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ करती थी। कितने बड़े बड़े क्राइसिस आए, लेकिन आपने इस रेस्टोरेंट को एक दिन के लिए भी बंद नहीं होने दिया। वो मुस्कुरा दी और आदतन जियाद को देखा। इन चारों ने अब सनग्लासेस उतार दिए थे। ऐसे में ज़ियाद की आंखें बिल्कुल स्पष्ट सी दिखाई दे रही थी। वो सर झुकाए अपने हरीसा सूप में चम्मच हिला रहा था। माला की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। इधर हारून नोटिस किए बिना बोले जा रहा था, मुझे हैरत है कि आप जैसी काम करने वाली लड़की अभी तक जद्दा में फारिग क्यों है? आपको तो कुछ करना चाहिए। अब की बार ज़िया सुल्तान ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन कहा कुछ नहीं। रामीन खामोशी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। जी हारून भाई, दरअसल मैं अपने अकामा पे जॉब नहीं कर सकती, तो अकामा ट्रांसफ़र करवा लेना। जहां अभी आप जॉब शुरू करेंगी, आपका एम्प्लॉयर आपके अकामे को अपने साथ ट्रांसफ़र करवा देगा। वो मज़े से बोला, जी मैं जानती हूँ, इतना रिसर्च तो वो अब तक कर चुकी थी। अगर आपको कफील चाहिए तो मैं। ज़ियाद ने बहुत ज़ब्त से चम्मच नीचे रखा, फिर चेहरा उठा के हारून को देखा और जबरन मुस्कुराते हुए बात काटी। एक दफ़ा कशमाला को जॉब मिल जाए तो मैं उसका अकामे का मसला हल करवा दूंगा। उसका अंदाज दफाई था। बात काट जाने पे हारून एकदम चुप सा हुआ, फिर पूरी तवज्जो से ज़ियाद को देखा। आप कहाँ जॉब करते हैं? हारून ने एकदम से सवालात का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। रामीन ने टेबल के नीचे से उसको पैर मारा, लेकिन वो पूरी तरह से ज़ियाद की तरफ मुतवज्जा था। मैं टीएमए में काम करता हूँ, एडवर्टाइजिंग फर्म है। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। जिसका कंट्री हेड ताइफ अल गरीर है। हरीसे से भरा चम्मच लबों तक ले जाते हुए छलक पड़ा। वो चौंक के हारून को देखने लगा। जी, ताइफ मेरा बॉस है, उसने थूक निकला। इंटरेस्टिंग। ताइफ के वालिद मेरे कफील हैं। अलगरीर फैमिली से हमारे बरसों पुराने ताल्लुकात हैं। आपको कोई भी काम हो तो मुझे बिला झिझक कहिएगा। माला ने बेख्तियार उसे देखा। उसके लबों तक चंद अल्फाज आए, मोहित की शादी के लिए छुट्टी, लेकिन थैंक यू, मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई ऐसा काम होगा। ज़ियाद उसी फीकी मुस्कुराहट के साथ वापस हरीसा की तरफ मुतवज्जा हो गया। माला के अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। रामीन बता रही थी कि आपके रेस्टोरेंट पे एक दफ़ा पुलिस आ गई थी। हारून ने वापस बात वहीं से शुरू की। उसके अंदाज में कशमाला के लिए बहुत इज्जत और मरऊब होने का एहसास था। और मैंने कहा था कि भाग चलते हैं। रामीन शर्मिंदा सी हंस दी। मैं मसलों के हल निकाल लेती हूँ, सादगी से मुस्कुरा के बस इतना सा कहा। उंगलियों ने गर्दन में पहनी फाख्ता को छुआ। कुछ वक्त के लिए हम दोनों रेस्टोरेंट से गायब हो गए, लेकिन फिर माला वापस आ गई पुलिस स्टेशन और उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और फिर उसने कई महीने वो केस लड़ा। माला एक दफ़ा किसी को दुश्मन बना ले तो उसको कब्र तक पहुंचाती है। रामीन सताइश से कह रही थी। ज़ियाद का हलक खुश्क होने लगा। उसने तेजी से पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गया। रामीन खुद भी किसी से कम नहीं है, शायरा थी ये। माला भाभी, मैं तो कहता हूँ कि लिखती रहे, लेकिन इनको नेटफ्लिक्स से फुर्सत मिले तो। हारून ने मसनूई अफसोस से रामीन को देखा। वो हंस पड़ी। बातें हैं बस सब। वो तीनों अब मुस्कुरा रहे थे। अलबत्ता ज़िया सुल्तान ने बहुत चौंक के पहले हारून और फिर माला को देखा। कुछ कहते कहते वो रुक गया और वापस खाने की तरफ सर झुका दिया। अलबत्ता उसके चेहरे पे वाज़िया नापसंदीदगी थी। माला भाभी। हारून और रामीन उठ के बुफे टेबल तक गए तो ज़ियाद ने एकदम जताने वाले अंदाज में दोहराया। वो नासमझी से उसे देखने लगा। तुम्हारा नाम कशमाला है, यूं एक अजनबी को तुम्हें निकनेम से नहीं पुकारना चाहिए। उसकी आंखों में अचंभा उभरा, जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि वो क्या कह रहा है। रामीन मुझे माला कहती है तो उनको यही लगा होगा कि ये मेरा नाम है। मैंने कभी तुम्हें माला नहीं कहा, मैं तुम्हारा पूरा नाम लेता हूँ। मुझे वैसे भी ये निकनेम नहीं पसंद। ज़ियाद के चेहरे पे दबी दबी सी बरहमी थी। मुझे सब माला कहते हैं, बख्त भी और सलीम तक। इट्स ओके ज़ियाद। वो कदरे हैरत से उसका बदलता मूड देख रही थी। ज़ियाद कुछ कहने लगा, उसी पल वो दोनों मियाँ बीवी आते दिखाई दिए। वो खामोश हो गया।
अलबत्ता कशमाला मुबीन की भूख मर चुकी थी। बाकी सारा वक्त वो कदरे खामोश रही। रामीन इसी तरह माला की तारीफें करती रही और हारून हर तारीफ पे हौसला अफजाई करता रहा। वो दोनों कशमाला के बारे में बात करने पे मजबूर थे, क्योंकि ज़ियाद हूँ हाँ से ज्यादा कुछ नहीं कह रहा था। वो अपनी हर तारीफ पे ज़ियाद का चेहरा देखती, वहाँ कुछ ना था। सॉरी, मैं थोड़ा सा पोजेसिव हो गया था। वापसी पे ड्राइव करते हुए ज़ियाद खनकारा। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। सनग्लासेस अब आंखों पे लगा रखे थे। दरअसल तुम मेरे लिए बहुत खास हो कशमाला। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे सिवा ना कोई देखे, ना कोई तुमसे बेतकल्लुफ हो। मोहब्बत में इंसान ऐसा ही पॉजिटिव होता है। शदीद घुटन के एहसास ने उसको अपनी लपेट में ले लिया, जैसे उसका सांस तंग हो रहा हो। बेइख्तियार उसने नाक से लंबा सांस अंदर खींचा। अब कि वो बोली तो आवाज पुरसुकून थी। माला मेरा नाम है। मैं 29 साल से इसको सुन रही हूँ। ये मेरी पहचान है, मैं इसको बदल नहीं सकती। लेकिन एक अजनबी को तुम्हें तुम्हारे निक नेम से नहीं पुकारना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे शोहर को बुरा लगेगा। उसने साइड मिरर में अपनी मिटी हुई लिपस्टिक और दाने को देखा। कल को आपको मेरा चेहरा बुरा लगने लग जाएगा, तो क्या इसे बदल लूं? उसने साइड मिरर में अपनी मिटी हुई लिपस्टिक और दाने को देखा। कल को आपको मेरा चेहरा बुरा लगने लग जाए तो क्या इसे भी बदल लूं? यार प्लीज, आपने छुट्टी अप्लाई कर दी? उसका लहजा स्पॉट था। मैं अप्लाई करूंगा लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगी। पता नहीं तुम्हें एक दफा में बात क्यों नहीं समझ आती। वो बुड़बुड़ाते हुए ड्राइव कर रहा था। माला खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे मालूम था कि उसे अब क्या करना था। कैफ की इमारत के इस मसरूफ फ्लोर पे रेनोवेशन का अमला इसी तरह काम में जुटा था। उनकी वजह से लिफ्ट के करीब कुर्सी मेज डाले बैठी शबनम इस वक्त फोन पे लगी थी जब लिफ्ट के दरवाजे खुले और डॉक्टर मोहित मोबिन बाहर निकला। उसके हाथ में एक नन्हा सा सफेद चौकोर बॉक्स था। वो इतराफ में मुतलाशी नजरों से देख रहा था जब शबनम ने चुटकी बजा के उसे मुतवज्जा किया। माहिर बे, एक कान से फोन लगाए। उसने बाजू लंबा करके सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मोहित सर को खम देकर उसकी तरफ भाड़ गया। जीना तंग सा था। 10-12 सीढ़ियां चढ़ के मोड़ आ जाता था। इस मोड़ पे दीवार पे एक आईना आवेजा था, जिससे ऊपर स्टडी नुमा ऑफिस की शीशे की दीवार दिखाई देती थी, जिसके आगे मैरून मखमली पर्दा गिरा था। वो चंद जीने अबूर करके शीशे के दरवाजे तक आया और दरवाजे का पर्दा हटाया। वो एक तंग सा ऑफिस था। अंदर 3 दीवारें किताबों के रैक्स से भरी थी। तमाम रैक्स के नीचे एक सुर्ख रंग की LED वाली रोप लाइट लकीर की सूरत में गुजरती थी, जो कमरे की रोशनी को मध्यम सा सुर्ख तासुर दे रही थी। इन 4 दीवारों के दरमियान बस इतनी सी जगह थी कि एक लंबी मुस्ततील कॉन्फ्रेंस टेबल समा सके। इस टेबल के सिरे पे इस वक्त माहिर फरीद बैठा था, सूट में मलबूस, गाल तले 2 उंगलियां रखे, टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम। सामने चंद कागज फैले थे और मेज के वस्त में एक सुर्ख इमारत का मॉडल रखा था। कैफ? आवाज पे निगाह उठाई, फिर मुस्कुरा के खड़ा हुआ। आओ मोहित, कल तुम्हारा मैसेज देख के मुझे अच्छा लगा। तुम्हें बहुत पहले मेरे पास आना चाहिए था। मोहित ने उससे मुसाफा करके उसके दाएं हाथ कुर्सी खींची, फिर सताइश से इतराफ में देखा। कौन यकीन करेगा कि कभी तुम हमारे ड्राइवर थे? माहिर धीरे से हंस दिया। उसकी हंसी में तलखी थी। मोहित के चेहरे पे एकदम माजरत ख्वाना सा तासुर उभरा। मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। हम सब अपने हिस्से के झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे झूठ बहुत जल्द मेरे सामने आ गए। खैर, मैं इतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। मेरा बाप अमीर था, लंदन में हम अमीर होते थे। एक ठंडी सांस भरी। इस्तांबुल में मैं वही हूँ जो मैंने तुम्हें और थूक निकला माला को बताया था। एक स्ट्रगल करता एंटरप्रेन्योर। इस एक इमारत के लिए सुर्ख इमारत के मॉडल की तरफ इशारा किया। मैं कितना खुददार रहा हूँ तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मोहित ने एक नजर इस मॉडल को देखा। क्या तुम कामयाब हो जाओगे? माहिर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं इंसानों के मामले में अच्छा हूँ। कैसे? मोहित की आंखों में अचंभा उभरा। तुम बताओ, इस्तांबुल तुम्हें कैसा ट्रीट कर रहा है? वो टेक लगाए कुर्सी का रुख उसकी तरफ घुमाए मुस्कुरा के पूछने लगा। ट्विटर पे तुम्हारी बहन के मेमोरियल डिनर के बारे में देखा। आई एम सॉरी फॉर दैट। माहिर ने सर को खम दिया, जैसे उसकी ताजियत वसूल की हो। इस्तांबुल मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे हर सयाह को करता है।
खूबसूरत फैंटेसी से भरी दुनिया। मुझे आए कुछ अरसा हो गया है, लेकिन तुमसे मिल नहीं सका। आज सोचा मिल भी लूं और इस बहाने ये भी दे दूं। उसने एक चौकोर सफेद बॉक्स माहिर की तरफ बढ़ाया। माहिर ने मुस्कुरा के बॉक्स उठाया। वो एक कार्ड था जो बॉक्स की शक्ल में था और उसे सिल्वर रिबन से बंद किया गया था। माहिर ने रिबन की गिरा खोली। फैंसी सा कार्ड किताब की तरह खुला। अंदर वेन्यू और निकाह का वक्त लिखा था, साथ एक बेबी बर्थ फूल चिपका था। कार्ड सेंटेड था, उसकी खुशबू खुलते ही सारे में फैल गई। मेरा निकाह इमरजेंसी में हो रहा है, मेरी फ्योंसी के दादा बीमार हैं, मेरी बहनें अलग नाराज हैं कि इतनी जल्दी क्या है, मैं कुछ परेशान हूँ इनकी वजह से, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली के साथ आओ तो मुझे खुशी होगी। माहिर ने कार्ड को देखा, फिर मोहित को, फिर दोबारा कार्ड को। लबों पे मुस्कुराहट थी। हम सब अपने हिस्से के झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम मुझसे सच बोल सकते हो। मोहित चौंका। सॉरी, ये इमरजेंसी वेडिंग नहीं है मोहित, ये डेस्टिनेशन वेडिंग है। उसने मुस्कुरा के कार्ड सामने रखा। इस तरह का कार्ड इस्तांबुल में छपवाने के लिए कई हफ्ते लगते हैं और ये वेन्यू बुक करने के लिए कई महीने। तुम जिस फेलोशिप पे आए हो इसका कोई खास स्कोप नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने वो फेलोशिप इसलिए मुंतखब की क्योंकि तुम मौसम बहार में अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार तुर्की में आके शादी करने पे बहुत बुरा मनाते, बिलखुसूस तुम्हारी बहनें। इसलिए तुम दोनों ने दादा की बीमारी वाला बहाना बनाया। बल्कि वो बगौर मोहित के चेहरे को पढ़ रहा था। दोनों ने नहीं, सिर्फ तुमने, क्योंकि तुम्हारी फियोंसी तुम्हें काफी अरसे से कह रही है कि अपनी बहनों को बता दो, लेकिन तुम आखिरी वक्त तक डरते रहे, यहाँ तक कि शादी का वक्त आन पहुंचा। अब तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी बहनें यहाँ आकर एक पुरताइश शादी देखकर सब समझ जाएंगी और तुम चाहते हो कि मैं शादी पे आऊँ ताकि मैं इनको समझा सकूं। अब मुझे बताओ, मैं गलत हूँ या दुरुस्त? मोहित मोबीन के कंधे ढीले हुए। उसने गहरी सांस ली और पीछे होके बैठा। आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला। उसने शिकस्त खुर्दगी से कंधे उचकाए। मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। सॉरी किस बात का? तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कार्ड की तरफ देखा और मुबारक हो। मोहित ने माथे पे हाथ रख के तकलीफ से आंखें बंद की। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। वो मुझे मार देंगी, माही मेरी बोटियां कर देगी। बोटियां? वो कराहा। माहिर हंस दिया। गाल का घड़ा वाजिया हुआ। मेरी बहनें बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं। माला मुझे माफ नहीं करेगी। वो माही के सामने मेरी साइड ले लेगी, लेकिन वो अंदर से मुझे माफ नहीं करेगी। वो माफ करने में अच्छी नहीं है। उसके लबों पे सोगवार सी मुस्कुराहट बिखरी। और अगर मैं ये डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करता तो फरवा को खो दूंगा। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लड़कियों को फेरी टेल वेडिंग्स के साथ। मैं इस शादी के खर्चे उठा उठा के कंगाल हो चुका हूँ। उसने थकान से माहिर को देखा। अगर तुम शादी पे आओ तो शायद मेरी बहनें मेरा लिहाज कर लें। तुम्हारी दोनों बहनें आ रही हैं? वो मोहित को देखे बिना सामने रखे कागज अरेंज करने लगा। माला और जियाद आएंगे, उसने वादा किया है। माही नाराज है, शायद ना आए। मोहित? वो खनकारा। टाई की नोट ढीली की। मेरा नहीं ख्याल माला या उसका शोहर मुझे देख के खुश होंगे। वो दोनों मुझे पसंद नहीं करते। कम ऑन, वो पुरानी बात हो गई। और ज़ियाद तो तुम्हें इतना खास नहीं जानता। माहिर फरीद तलखी से मुस्कुराया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, जेरे लब कहा, फिर सर झटका। मैं कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। निकाह से पिछली रात हम एक फैमिली डिनर कर रहे हैं, तुम उसमें शिरकत कर सकते हो। मोहित उससे मुसाफा करते हुए खड़ा हुआ। माहिर ने गहरी सांस खारिज की। आउट ऑफ द फ्राई पैन, मुंह में बुड़बुड़ाया। फिर कोट का बटन बंद करते हुए उठा। तुमने वेडिंग केक ऑर्डर कर दिया? मोहित ने माथे को छुआ। उफ, बहुत से कामों में भूल गया। वो मेरा गिफ्ट होगा, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर उसकी आंखों में देख के नरमी से कहा, और अपनी बहनों को वक्त से पहले सब बता दो। कोशिश करूंगा। उसके अंदाज में थकान थी। मोहित चला गया तो शबनम वारद हुई। साथ ही चंद प्रिंट आउट्स मेज पे रखे जिन पे वही सुर्ख टुकड़ा स्कैन करके छपा दिखाई दे रहा था। मैंने इसे सुर्ख मोटिव को मुख्तलिफ सर्च इंजन्स में डाला है। मुझे इससे मिलता जुलता कोई सर वर्क नहीं मिला, लेकिन उसकी आंखों में चमक धार आई। ये पर्शियन आर्ट वर्क है। वो तेजी से सीधा हुआ और प्रिंट आउट्स ऊंचे करके रोशनी में देखने लगा। और ये जाय नमाजों, ईरानी कालीनों और मजहबी किताबों के सर वर्क पे इस्तेमाल होता है।
मजहबी किताबें? वो तेजी से बोला। वो कोई मजहबी किताब है। मुस्लिम दुनिया में मजहबी किताबों पे बनने वाला आर्ट वर्क अमूमन ओरिएंटल या पर्शियन ही होता है, इसलिए हम ये ठीक से नहीं बता सकते कि ये टुकड़ा किस किताब का है। इससे मिलते जुलते बहुत से डिजाइन मुझे मिल गए हैं, लेकिन बिलखसूस यही डिजाइन कहीं नहीं मिला। आखिर में कदरे मायूसी से कंधे उचकाए। तुम जितना कर सकती थी तुमने कर लिया। माहिर ने तमाम प्रिंट आउट्स समेट के इकट्ठे किए और उन्हें इस सुर्ख मॉडल के साथ रख दिया। यूं के कागजों के कोने मॉडल के नीचे आ गए और अब वो हवा से उड़ नहीं सकते थे। यानी मैं आपकी बेस्ट सेक्रेटरी हूँ? वो ऐनक के पीछे से मुस्कुराई। सेकंड बेस्ट। वो वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। शबनम के माथे पे सिलवटें उभरी। मैं बेस्ट हूँ माहिर बे, इतने तवील अरसे तक आपके पास कोई सेक्रेटरी नहीं ठहरी। सबरीना बेस्ट थी। वो अब कुछ टाइप कर रहा था। अच्छा, क्या करती थी वो नापसंदीदगी से उसको देख रही थी। टाइप करते हुए वो मध्यम सा मुस्कुराया, जैसे लम्हे भर को किसी और जमाने में जा पहुंचा हो। वो सिर्फ काम पर नहीं बल्कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों पर भी नजर रखती थी। शबनम ने हूं करके नाक सुकोरी और ठक ठक करती पर्दा हटा के बाहर